हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा और मैं रेजोनेंस पीसीपी डिवीजन से हूँ। आज हमारा कक्षा 10वीं का संचयन बुक का लेसन है टोपी शुक्ला। इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। तो पहले हम पाठ के सारांश के बारे में बात करेंगे कि प्रस्तुत पाठ में लेखक टोपी की कहानी पाठकों को सुनना चाहते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि वह इफ़न की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा। इफ़न एक कैरेक्टर का नाम है, ठीक है, बल्कि उतना ही सुनाएगा जितनी टोपी की कहानी के लिए उसे जरूरी लग रही है। इफ़न टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी है। ये दोनों लेखक की कहानी के दो चरित्र हैं, टोपी शुक्ला और इफ़न। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को सभी प्यार से टोपी कहकर पुकारते हैं और दूसरे को इफ़न। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी। 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हुई। वह लखनऊ आ गई, परंतु जब तक जिंदा रही तब तक पूरब की ही भाषा बोलती रही। लखनऊ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी। उन्होंने तो मायके की भाषा को ही गले लगाए रखा था, क्योंकि उनकी इस भाषा के सिवा उनके आसपास कोई नहीं था जो उनके दिल की बात समझ पाता। जब उनके बेटे की शादी के लिए आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा, परंतु इस्लाम के आचार्यों के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी का दिल उदास हो जाता। लेकिन इफ़न के जन्म के छठे दिन के स्नान पूजन और उत्सव पर उन्होंने जी भरकर उत्सव त्योहार मनाया। लेखक कहता है कि इफ़न की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई थी। जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना मन होता जी भर के खाती, लेकिन लखनऊ वापस आते ही उन्हें वैसे ही फिर मौलविन बनकर रहना पड़ता। जो हमारे इस्लाम में जो पूजा अर्चना करते हैं उन्हें, पुरुष को तो मौलवी और स्त्री को मौलविन कहा जाता है। इफ़न को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था। उसे अपने अब्बू अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी बहुत था, परंतु दादी से वह सबसे ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार इफ़न को डांट देती थी, पर कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की तरह कभी कभी डांटती और मारती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुना लेते थे। नुजहत को जब भी मौका मिलता वो अपनी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उनका दिल नहीं दुखाया था। वह रात को भी उसी बहराम डाकू, अनार परी, बहरा बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। इफ़न की दादी की बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। उसे भी इफ़न की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी। इफ़न की दादी टोपी को अपनी माँ की पार्टी की दिखाई देने कहने का अर्थ है कि टोपी की माँ और इफ़न की दादी की बोली एक जैसी थी। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे तो अपनी दादी से नफरत थी। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफ़न के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी। लेखक कहता है कि टोपी जब भी इफ़न के घर आता था उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता था। टोपी को इफ़न की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मजेदार लगता, तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता। लेकिन कहते हैं ना कि इफ़न की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछकर बात आगे बढ़ाती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही है। पहले पहले तो टोपी को समझ में नहीं आता था कि अम्मा क्या होता है, परंतु बाद बाद में उसे समझ में आया कि माता जी को अम्मा कहा जाता है। जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। जिस तरह गुड़ की डाली को मुंह में रखकर उसके स्वाद का आनंद लिया जाता है, उसी तरह वह इस शब्द को बार बार बोलता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी, उसे ये शब्द बहुत पसंद थे।
एक दिन टोपी को बैंगन का भुर्ता जरा अच्छा लगा। राम दुलारी यानी जो टोपी की माँ थी खाना परोस रही थी। टोपी ने कह दिया कि अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी ये शब्द सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके हाथ खाना खाते खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई। टोपी की माँ राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। एक ही बात बार बार पूछ रही थी, क्या अब वो इफ्फन के घर जाएगा? इसके उत्तर में हर बार टोपी हाँ ही कहता था। मुन्नी बाबू और भैरव जो टोपी के भाई थे, वे टोपी की पिटाई का तमाशा देखते रहे। लेखक कहता है कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी उस समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोले, एक दिन उन्होंने इसे रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते देखा था। सच्ची बात यह है कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत दी थी ताकि टोपी घर पर उसकी शिकायत न कर सके। उस दिन तो टोपी की इतनी पिटाई की गई थी, उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इफ्फन से मिला तो उसने उसे पिछले दिन की सारी बातें बताई। दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा यानी ज्योग्राफी की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इफ्फन ने केले खरीदे, क्योंकि बात यह थी कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता था। टोपी बहुत ही भोलेपन से इफ्फन से कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग दादी बदल ले? उसकी दादी इफ्फन के घर और इफ्फन की दादी उसके घर आ जाए। टोपी कहता है उसकी दादी की बोली तो इफ्फन के परिवार की बोली की तरह ही है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इफ्फन कहता है कि टोपी की ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके अब्बू ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की अम्मा भी तो है। जब टोपी और इफ्फन बात कर रहे थे उसी समय इफ्फन का नौकर आया और खबर दी कि इफ्फन की दादी का देहांत हो गया है। शाम को जब वह इफ्फन के घर गया तो वहां शांति थी। घर लोगों से भरा हुआ था, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो गया था। जबकि टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं था, परंतु उसका इफ्फन की दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे, क्योंकि दोनों को ही उनके घर में कोई समझने वाला नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दिया था। टोपी इफ्फन को सहानुभूति देता हुआ कहता कि इफ्फन दादी की जगह उसकी दादी मर गई होती तो ठीक हुआ होता। लेकिन लेखक कहता है कि टोपी ने इस अक्टूबर सन अक्टूबर सन 45 को कसम खाई है कि जब वह किसी भी ऐसे लड़के से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती है, यानी ट्रांसफर होता रहता है। 10 अक्टूबर सन 45 का टोपी के जीवन के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इफ्फन के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था और अब इफ्फन के चले जाने पर वे और भी अकेला हो गया था, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त नहीं बन सका था। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। अब न तो इफ्फन था और न ही इफ्फन की दादी। घर में ले जाकर देखा, एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह अब सीता के साथ ही समय गुजारने लगा। ठंड के दिन शुरू हो गए। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी कोट बना, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला। वैसे कोट बिल्कुल नया ही था, क्योंकि जब वह बनाया गया तब मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी को बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चों को दे दी गई कोई भी चीज वापस नहीं ली जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी ठंड ही खाएगा। अब उसके लिए कोई इस तरह का कोट नहीं दिया जाएगा। इस पर दादी और टोपी के बीच बहस हो गई और दादी ने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उसकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि अब वह 10वीं कक्षा में है, 10th क्लास में है, उसे दादी से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना इतना आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो टोपी फेल ही हुआ था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता या उसकी माँ को कोई चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। अगर ये सारी चीजें न होती तो कभी कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों को फाड़ फाड़ कर उनके जहाज बनाकर उड़ाने लग जाता। यह तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल उसने टाइफाइड हो गया, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया
और दूसरी साल भी फेल हो गया, तीसरे साल में पास हो गया, परंतु थर्ड डिवीजन में ये थर्ड डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। टोपी के सभी दोस्त 10वीं कक्षा में थे, इसलिए वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। जब भी कक्षा में बैठता उसे अजीब लगता था। टोपी न किसी तरह इस साल तो झेल लिया, परंतु जब इन 51 में भी उसे सन 51 में भी उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया, क्योंकि अब तो 10वीं में कोई उसका दोस्त ही नहीं रह गया था। जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे अब 10वीं में थे, जो सन 49 में 7वीं में थे टोपी के साथ पहुंच गए थे। उन सभी के बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा था। वहीद को कक्षा का सबसे तेज लड़का था। उसने टोपी से पूछा, उन लोगों के साथ क्यों खेलता है? उसे तो 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं कक्षा में चले जाएंगे। टोपी को तो 8वीं वालों के साथ ही रहना है, उसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होता है। ये बात टोपी को बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा जैसे ये बात उसके दिल के आर पार हो गई। उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल उसने टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, वह पास होकर ही दिखाएगा। परंतु साल के बीच में चुनाव आ गए। टोपी के पिता डॉक्टर भृंगु नारायण नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उस घर में कौन पढ़ सकता है और कैसे पढ़ सकता है? वह जो भी टोपी के पिता चुनाव हार गए तब घर में थोड़ी शांति हुई। टोपी ने देखा उसकी परीक्षा को ज्यादा समय नहीं रहा, वह पढ़ाई में जुट गया। परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता था, इसलिए टोपी का पास हो जाना तो बहुत था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हुआ तो उसकी दादी बोली, वाह टोपी को भगवान नजरे बंद से बचाए, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल पास हुआ तो भी तीसरी श्रेणी में यानी थर्ड ग्रेड। चलो पास तो हो गया, परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरी साल में थर्ड डिवीजन से पास हुआ। तो ये चीज सभी को ध्यान देने योग्य है। तो इस तरह से टोपी शुक्ला लेसन का पाठ सारांश है। आप कुछ क्वेश्चन आंसर से जो हम देखेंगे, इफ्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? इफ्फन टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ्फन के साथ हुई थी। इफ्फन के बिना टोपी शुक्ला का जीवन अधूरा है। इफ्फन के बिना टोपी की कहानी को समझा नहीं जा सकता। दोनों अलग अलग मजहब के होते हुए भी एक अनूठे से रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो दोस्ती इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है उनके लिए। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता था? कि 10 अक्टूबर सन 45 का वैसे तो कोई महत्व नहीं, लेकिन टोपी के जीवन में विशेष महत्व है। इस तारीख को इफ्फन के जो पिता थे उनका तबादला हो गया था, वह ट्रांसफर होके इफ्फन की दादी के देहांत के थोड़े दिनों बाद ही चले गए थे। अब टोपी अकेला हो गया था। इफ्फन के पिता के आने वाले नए कलेक्टर के तीनों बेटों में से किसी ने भी उससे दोस्ती नहीं की थी। टोपी और इफ्फन की दादी अलग अलग मजहब जाति के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चा कोमल और निष्पक्ष होता है, निष्कपट होता है, उसके लिए मजहब जाति वर्ग इसका कोई महत्व नहीं। तो इन सब बातों से अनजान होते हुए भी जहां हमें प्यार और महत्व मिलता है उसी ओर से वह आकर्षित हुआ है कि इसलिए तो इफ्फन की दादी का स्नेह और ममता टोपी को मजहब और जाति की दीवारों से अलग करके एक स्नेह में बांधता है, एक अनजान सी शक्ति में बांधता है और दोनों अनजान होते हुए भी एक अटूट से रिश्ते में बनते हैं क्योंकि एक दूसरे की फीलिंग को समझना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, और तहजीब से बात करना, स्नेह से बात करना, ये उनके रिश्ते को बनाता है अटूट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। तो आशा करती हूँ आपको ये टोपी शुक्ला लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।